जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार, लाजवाब चली हुई है। बताओ भैया जी, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई, तैयारी? क्या वाकई में आप सभी मेरी उम्मीदों के अनुसार अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे हैं? और खैर, वैसे आप सभी समझदारी के एक अच्छे स्तर पर हैं। जैसा कि मैं आप सभी को अब तक ऑब्जर्व कर पाया हूँ, तो सभी अपनी ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। और आप जानते हैं कि एडब्ल्यूओ, टीपीओ की एक सरकारी नौकरी, एक सीट क्यों आप सभी के लिए ज़रूरी है। इस बात को ज़रूर आप हमेशा अपने ज़हन में रखते होंगे। कई बार तैयारी के दौरान मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, भाई हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा? और ये ना ह्यूमन टेंडेंसी है कि व्यक्ति का दिमाग ना 80% चीज़ें नेगेटिव सोचता है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मुझसे ऐसे बोल दे तो क्या होगा। तो खैर, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो और पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया हैं, प्रेजेंट हैं अमन भाई। विपिन भाई, गुड इवनिंग, बहुत शानदार। अच्छा, थोड़ा सा वो गले वाली दिक्कत फिर से है, हालांकि मैंने दवाई ले ली है, तो बीच बीच में थोड़ी सी असुविधा आपको हो सकती है, उसके लिए अभी बता रहा हूँ, सॉरी एक्सट्रीमली। मतलब मैं बोर्ड से हटूँ अचानक से तो मान लेना कि फिर मैं वो दुलदुलाने के लिए हट रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना बोलने से वो ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, तो हम कम बोलेंगे। हरीश बाबू, थोड़ा सा गर्म पानी पिलाना है ना। तो चलो फिर शुरू कर दी जाए आज की कहानी, और फिर से हम तरल में चलते हैं, तरल की गहराइयों में तैरने के लिए चलते हैं। और बहुत मज़ा हमें वाकई में इस फ्लूइड चैप्टर में आ रहा है, आई भी क्यों ना। फिजिक्स एक उत्साह है, एक एक्साइटमेंट है, और वो वाकई में तभी फील होता है जब हम अंदर किसी चीज़ को जाकर पढ़ते हैं। ऊपर ऊपर से सरफेशियल स्टडी से तो चीज़ें रटी जाती हैं, मज़ा ही तब आता है जब चीज़ें आसपास जो चल रही हैं उनके हमें कारण समझ में आ जाए, तो इतनी गजब वो चीज़ें समझ आती हैं। चलिए शुरू करें। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टोक्स लॉ, या आप उसे स्टोक्स फॉर्मूला भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नियम में ही एक फॉर्मूला दिया। तो टॉपिक रहेगा हमारा स्टोक्स का नियम, यानी कि स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। देखिए, एक साइंटिस्ट है स्टोक साहब, और इन्होंने एक बड़ी शानदार चीज़ बताई। और स्टोक साहब ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर आप किसी लिक्विड में, जैसे मान लो एक शहद है, लिक्विड थोड़ा सा ना विस्कस होना चाहिए, यानी कि चिपचिपा होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि अगर जैसे शहद ले लो आप, एक विस्कस लिक्विड आपके पास है, और इस विस्कस लिक्विड में, इस शहद में आप मान लो एक लोहे की बॉल डाल रहे हैं, आप एक आयरन की बॉल डाल रहे हैं। अब आयरन ही क्यों, प्लास्टिक क्यों नहीं? अरे प्लास्टिक की बॉल तो भैया ऊपर टंग के रह जाएगी, आयरन बॉल ही तो है जो इसको चीरती हुई नीचे जाएगी। वो चाह भी यही रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ना आप इसमें एक आयरन बॉल डालते हैं, ये हो गई जी आयरन बॉल, ये उठाते हैं। ये हो गई आयरन बॉल, और इस आयरन बॉल को अगर आप यहां से डालते हैं तो ये बॉल नीचे जाना शुरू करेगी, बिल्कुल। लेकिन देखिए, शहद जो होगा ना, वो इसकी साइडों से चिपकेगा। अब इस चीज को फील करोगे आप कि मान लो आप इसे पानी में डालते हैं, तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा यार पानी में ना ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, जबकि शहद में ये थोड़ी स्लो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की परतों में उतनी विस्कोसिटी नहीं है, उतनी चिपचिपाहट नहीं है कि वो इससे ज़्यादा चिपके, लेकिन शहद में वो चिपचिपाहट है। तो जब ये नीचे जा रही होगी बॉल, तो शहद की परतें साइड वाली इससे चिपकेंगी, और वो ना इसको रोकना शुरू करेंगी, ऐसे इससे चिपकेंगी, इसे रोकना शुरू करेंगी। तो मतलब बॉल अपने वजन की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगी, अपने भार की वजह से, अपने वेट की वजह से। और ये जो फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, जो शांता का बल है, ये इस बॉल पर ऊपर लगेगा, जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। और देखिए, शुरुआत में क्या होता है दोस्त, शुरुआत में ये होता है कि बॉल बहुत तेजी से आती है, बॉल की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन ये फोर्स ऊपर लगता रहता है और लगातार उसकी स्पीड को कम करता रहता है। क्या ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आ सकता है कि ये बॉल की स्पीड इतनी कम हो जाए कि ये रुक जाए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड एक हद तक कम हो जाएगी, और उसके बाद ना कम होगी ना बढ़ेगी, बस
वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरता रहेगा। तो इसमें टॉपिक में समझने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज कि जब कोई भी लोहे की बॉल किसी विस्कस फ्लूइड में नीचे गिरती है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, शांता का बल कहते हैं। देखिए, एक प्लेट में भी जब एक प्लेट पर हम लिक्विड डाल रहे थे वहां भी विस्कस फोर्स लग रहा था, वहां भी शांता का बल था जो उसको पीछे खींच रहा था लिक्विड को। ऐसे ही यहां पर भी एक विस्कस फोर्स है जो इस बॉल को नीचे जाने से पीछे खींच रहा है, लेकिन वहां का जो सूत्र था वो यहां नहीं लगेगा, यहां कुछ अलग सूत्र होगा। तो पहली चीज तो फोर्स है। दूसरा कि जब ये बॉल नीचे गिरती है ना तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बट ये फोर्स ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, वेग को कम करता है। वेग को कम करने के चलते इसका वेग एक निश्चित सीमा तक आकर रुक जाता है और उसके बाद ना वेग घटता है ना बढ़ता है, वो एक जगह आकर कांस्टेंट हो जाता है। तो उस वेग को हम बोलते हैं क्रांतिक वेग, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। कि भाई वो वेलोसिटी, सीमांत वेग, सॉरी, क्रांतिक तो वो था जिसमें एक प्रवाह धारा रेखीय से विक्षुब्ध में बदल रहा था, ये होता है सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। कि भाई वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो गई है, जो ना अब बढ़ रही है और ना ही अब घट रही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि पहली चीज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साथी फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई, इसको ईटा कह दो चाहे आर कह दो, ईटा आर वी, सॉरी ईटा कह दो चाहे म्यू कह दो, ये दोनों ही विस्कोसिटी हैं। तो फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है, तो ईटा होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी शांता, ये शांता गुणांक है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हालांकि ये सब लिख रखा है बट फिर भी मैं लिख देता हूं, विस्कोसिटी, इसको एस कर लेना, ठीक है, इसको विस्कोसिटी। आर क्या है, आर है बॉल की रेडियस, इस बॉल की त्रिज्या कितनी है, आर इज द रेडियस ऑफ बॉल, त्रिज्या ऑफ बॉल। और वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेग ऑफ बॉल, कि भाई कितना वेग उसका है जो कि सीमांत। अब तो ये तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो शुरुआत में तो कुछ भी हो सकता है ना, बट एक पॉइंट पर जाकर यही टर्मिनल बन जाता है, यही सीमांत बन जाता है। अब सीमांत कितना होता है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। पहले एक बार अब ये बताओ कि ठीक है, ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार बताएंगे कि ठीक है भैया यार, इसको तो मैं ना याद कर लूंगा, अब इससे सवाल कैसे बनेगा। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि बताइए फोर्स जो है वो कितना लगता है, बल जो है वो कितना लगता है, तो बल जो है वो 6 पाई ईटा आर वी लगता है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि लगने वाला बल किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो भैया वो निर्भर करता है लिक्विड की विस्कोसिटी पर, बॉल की रेडियस पर, बॉल की वेलोसिटी पर। पूछ लेगा किसके सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसके भी सीधा अनुक्रमानुपाती है, इसके भी है, इसके भी है, इन तीनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो ठीक है, समझ में आ गई। क्या डाउट है, एनसीईआरटी पढ़ने में समझ नहीं आता है, क्या करें। आदित्य भाई, कौन कह रहा है आपसे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, मैंने तो आपसे नहीं कहा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, मैं सारे फैक्ट आपको यहाँ ला के दे रहा हूँ, तो आप खुद से अपनी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। अंशुल भाई, कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं एक बार बता दो। अंशुल भाई, सिलेबस बहुत अच्छे से आपको कई बार बता दिया गया है और नोटिफिकेशन में भी वो सिलेबस दिया गया था, एक बार या तो आप देख लेना या मैं भी सिलेबस देख के बताऊंगा। प्रेशर टॉपिक तक हो गया है, उसके बाद के टॉपिक रह गए हैं ना। उसमें सबसे पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स भी रह गया है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के हिसाब से बाद में है तो उसको बाद में ही करेंगे, और बाकी टॉपिक सारे रह गए, वो एक बार सिलेबस में आप देख लो। ऐसी चीज़ें तो आप आराम से सिलेबस से देख सकते हो ना भाई अंशुल, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपके कमेंट जो है वो मिस हो जाते हैं, फिर आप इसी चीज़ के चलते परेशान होंगे कि भैया मेरा तो कमेंट ही नहीं पढ़ा, जबकि ये ऐसा सवाल है कि इसका समाधान आप बहुत आराम से कर सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, ओके, तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि इसे ही हम स्टोक्स का नियम या सूत्र कहते हैं। एनसीईआरटी का फैक्ट क्या है, इससे एनसीईआरटी कहती है कि जब कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो वह अपने संपर्क की द्रव की परतों को खींचती है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, अब इसको किसी भी तरह से सवाल बना के वो पूछ लेगा, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं।
उसके अलावा एनसीईआरटी का फैक्ट है कि शान बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई, वो वेलोसिटी है, लिक्विड की शानता है, विस्कोसिटी है, और गोली की त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ये पूछ सकता है एनसीईआरटी कि बताओ स्टोक्स का नियम किसने दिया, तो भैया मैंने तो साइंटिस्ट का नाम भी लिखा यार, सर जॉर्ज जी स्टोक्स। वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए स्टोक्स साहब जिन्होंने विस्कोसिटी का नियम दिया जिसके हिसाब से F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है, बताओ उनका पूरा नाम क्या है। यानी कि जितना हमें पढ़ना चाहिए, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, हो सकता है वो उन्हें क्वेश्चन में ही दे दे और तुमसे केवल पूरा नाम पूछ ले। तो सर जॉर्ज जी स्टोक्स। अच्छा, कौन सी सन में दिया था? 1851 में दिया था। फॉर्मूला क्या है? ये है। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि गोला जब सांद्र माध्यम में धीमी गति से चलता है, सांद्र का मतलब है वही शान, विस्कस चिपचिपे वाले में, तो उस पर लगने वाला शान बल कितना होगा। तो हमें ये फॉर्मूला इस बात की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए राइट, आगे देखें। अब आता है मुद्दा सीमांत वेग का, कि टर्मिनल वेलोसिटी। देखो क्या होता है सीमांत वेग, क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कि जब बॉल नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन ऊपर लगने वाला फोर्स धीरे धीरे उसे कम करेगा और एक लिमिट पर जाकर उसे रोक देगा। और जब वो रुक जाए, मतलब एक लिमिट पर जाकर उसे कम कर देगा, रोकेगा नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, उसको कम कर देगा, एक लिमिट के बाद उसको कम नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जब बॉल गिरी तो वो अपने वजन की वजह से 40 मीटर पर सेकंड से गिरी, थोड़ी और नीचे आई जब वो विस्कस फ्लूइड में, तो उसको रोक दिया गया, 35 तक कर दिया गया, और नीचे आई 30 कर दिया गया। बट एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, हो सकता है कि फिर वो 30 ही रह जाए हर पॉइंट पर। तो वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जाती है, जो नियत हो जाती है गिरती हुई बॉल की, उसे ही हम सीमांत वेग कहते हैं, उसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कौन सा वेग कहते हैं? सीमांत वेग, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो सवाल आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पर त्वरण कैसा होता है, सीमांत वेग पर त्वरण कैसा होता है। तो देखो सीमांत वेग का मतलब है एक नियत वेग, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, ऐसे जीरो है। उसके लिए आपको गति वाला चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, मोशन वाला चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, त्वरण कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला मैंने दिया है, सीमांत वेग होता है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो बाई ईटा। अब भैया ये क्या क्या बवाल हैं, चलो मैं एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ। वैसे तो देखो मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिख दी हैं, ये फॉर्मूले पे नज़र मारो, 2/9 r² ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो बाई ईटा। अब आर क्या है? रेडियस ऑफ द बॉल है। ठीक है, अच्छा ये सॉरी जी होगा, ईटा नहीं होगा, एक सेकंड रुको, 2/9 r², हाँ ठीक है, सिग्मा माइनस रो और यहाँ आ जाएगा जी। अब देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, देखो ये डेंसिटी होती हैं, पहले भी हमने पढ़ा था। रो क्या है? डेंसिटी। और ये किसकी डेंसिटी है? बॉल की डेंसिटी। और ये किसकी डेंसिटी है? ये लिक्विड की डेंसिटी है, ये द्रव की डेंसिटी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/9 r² सिग्मा माइनस रो अपॉन जी, या रो माइनस सिग्मा अपॉन जी। और कौन कौन क्या क्या है वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से एक बार थम्स अप करो। हाँ बिल्कुल ललित भाई, शुरू में जीरो नहीं होगा, जब हम उसको सीमांत वेग कह रहे हैं तब वो जीरो होगा। और मैंने कहा भी यही कि सीमांत वेग के समय त्वरण जीरो होता है। जी रह गया है। देव भाई क्या हुआ जी? अरे अरे सॉरी सॉरी, देखो यहाँ सॉरी, यहाँ जो है ना जी भी आएगा, जी होता है ऊपर और ये ईटा ही रहेगा। ईटा क्या है? विस्कोसिटी, सॉरी विस्कोसिटी मतलब शांता, ये सही बात है। थैंक यू देव भाई।
तो सीमांत वेग का फॉर्मूला हो जाएगा 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g बाई ईटा। और ये सब क्या क्या है सब आपको पता लग गया होगा। अब यहां से फॉर्मूले सवाल कैसे आएगा, देखो अब ये बात पूछना ही बंद करो कि एक फॉर्मूले से सवाल कैसे आ सकता है। इतने फॉर्मूलों से हमने सवाल बनाने सीख लिए हैं, अब तक तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। भाई वो पूछ लेगा, पहला ऑप्शन देगा कि बताइए इनमें से जो सीमांत वेग है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इनके अलावा कोई और चीज़ दे देगा। उसके अलावा पूछेगा किसके सीधानुक्रमानुपाती है, किसके वर्ग के सीधानुक्रमानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। तो अब हमें शायद ये मन में उठना ही नहीं चाहिए कि यार एक फॉर्मूले से सवाल कैसे बनता है, वो तो बहुत बार देख चुके हैं ना हम, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए। हाँ पता नहीं यार, नहीं कफ नहीं है, मतलब ऐसा लगता है गले में जैसे कुछ अटक सा गया है, एकदम खांसी जैसी आती है वो स्थिति हो गई, और वो बोलने पे ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ। एक बार थम्स अप करिए सभी। हाँ ये भी कह सकते हो दिल्ली में पॉल्यूशन इतना यार, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। सभी एक बार थम्स अप करो। हाँ जी क्लियर है। हाँ बिल्कुल सही ललित भाई, वो गांव की भाषा में ना धसका है। अब देखो, जैसे आपसे कहेगा यहाँ कुछ सवाल बन जाते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, एक जो कॉमन सवाल बनता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सवाल बनता है, वो बोलेगा कि मान लो जब किसी बॉल की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सीमांत वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है। फिर वो बोलेगा अगर उसकी रेडियस को हम 15 सेंटीमीटर कर दें तो सीमांत वेग कितना होगा, ये चीज़ हमसे पूछी जाएगी। अब देखो हमें पता है कि भाई सीमांत वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के, क्योंकि जब सवाल में वेलोसिटी और रेडियस की ही बात करेगा, जब सवाल में वेग की और त्रिज्या की ही बात करेगा तो हम कुछ और देखेंगे भी नहीं, हम केवल इन्हीं दो चीज़ों को देखेंगे। तो हमें पता है कि यार वेलोसिटी के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सिंपल ये लिख सकता हूँ कि v1/v2 बराबर r1/r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और v1/v2, v1 कितना है 10, v2 मुझसे पूछा है, r1 कितना है 5 और r2 कितना है 15, और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10/v2 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225, या ऐसे कर लो 15 से 3 बार काट दो और 3 का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो v2 बराबर आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से छोटे मोटे बन सकते हैं। ललित कहाँ गलती कर दिया भाई, 3 × 30 कर दिया होगा डायरेक्टली, r² तो ध्यान दिया नहीं होगा है ना, r का स्क्वायर है भाई स्क्वायर। तुम्हारे जैसे इतने सहज सजग लोग गलती करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अगर पॉसिबल हो तो क्लास के नोट्स एक दिन पहले मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं क्लास सेम डे ही बनाता हूँ आपकी, वो एक दिन पहले बना ही नहीं पाता हूँ मैं। एक बार फटाफट थम्स अप करो। हाँ जी क्लियर है, फिर मैं आपको एक और अलग मुद्दे पर लेकर चलूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, अब वो करूँगा यार थोड़ा सा। थैंक यू सभी की सजेशन के लिए। यही सब जुगाड़ माता जी से हमारे से बात हो रही तो उन्होंने भी बताए हैं जो आप बता रहे हो, अदरक शहद गार्गल्स करेंगे इनको भी। चलिए ठीक है, तो अब देखो एक और नए मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ स्टोक्स लॉ आपका खत्म, स्टोक्स लॉ में आने वाली टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग उसकी भी कहानी खत्म। उससे क्या सवाल बन सकते हैं ये भी आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक। अब एक अगले मुद्दे पर चलते हैं, और मुद्दा बड़ा प्यारा है। मुद्दा कहता है कि भाई आपके पास ना पानी की, या मान लो कुछ छोटी छोटी बॉल है, लोहे की छोटी छोटी बॉल हैं या पानी की बूंदें हैं, देखो
तुम कहोगे यार पानी की बूंदों में स्टोक्स लॉ कहाँ लगता है? जब पानी की बूंदें गिर रही हैं तो वो हवा में गिर रही हैं, हवा उनको लगातार रोक रही है। एक समय के बाद पानी की बूंदों का वेग भी निश्चित हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टोक्स लॉ लग वहां पर भी रहा है। अब ये सवाल कहता है, मान लो छोटी छोटी मेरे पास बहुत सारी लोहे की बॉल हैं, या छोटी छोटी बहुत सारी मेरे पास पानी की बूंदें हैं, और ये सारी बूंदें मिल जाएं, मान लो बहुत सारी बूंदें हैं मेरे पास इस तरह की, ये बहुत सारी हैं, एन है, इनकी कोई संख्या होगी, उसको हमने कह दिया एन, 10 20 30 40 जो भी हो, और ये सारी बूंदें मिलकर ना एक बड़ी बूंद बनाती है। और मैंने कहा कि जब ये एन बूंदें थी ना, तो हर एक का सीमांत वेग बराबर था, और वो कितना था? हर एक की टर्मिनल वेलोसिटी बराबर थी, और वो कितनी थी? स्मॉल वी, छोटा वी मान लो, चलो मैं छोटे वी को ऐसे बना देता हूं। और जो बड़ी बूंद है, इसका जो सीमांत वेग है, इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो कि एन बूंदों से मिलकर बनी है, इसका सीमांत वेग है कैपिटल वी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी बूंद का सीमांत वेग और छोटी बूंद के सीमांत वेग में क्या रिलेशन होगा। तो आपको है ना कि भाई बड़ी बूंद का जो सीमांत वेग होगा ना, ये छोटी एन छोटी बूंदों की पावर, ये एन क्या है? संख्या है, ये ईटा नहीं है, इसको विस्कोसिटी मत समझना। ये क्या है? बूंदों की संख्या, हालांकि मैंने पीछे लिख दिया है नंबर, मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाऊंगा। तो एन की पावर 2/3 गुणा छोटा वी। अब ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में तो हमें नहीं जाना, हमें सीधा सीधा इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि इससे या तो एक थ्योरेटिकल सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा कि बताइए, एन छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, यदि एन छोटी बूंदों की टर्मिनल वेलोसिटी v हो, सीमांत वेग छोटा v हो, तो बताइए बड़ी बूंद का सीमांत वेग कितना होगा। और ऑप्शन में n की पावर 1/3 2/3 4/3 6/3 कुछ भी हो सकता है, वट एवर द ऑप्शन। तो ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाएगा। कैसे न्यूमेरिकल बनेगा? देखो बहुत आसान सा, वो कह देगा कि भाई देख ऐसा है, मान लो 9 छोटी छोटी बूंदें हैं, या मान लो 27 है, पानी की 27 बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, और हर एक बूंद की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मान लो 5 है। तो पूछेगा बताओ बड़ी बूंद की कितनी होगी, तो तुम कहोगे भाई बड़ी बूंद की टर्मिनल वेलोसिटी बराबर एन की पावर 2/3। एन क्या है? 27, 27 की पावर 2/3 इंटू छोटा वी है 5, तो बड़ा वी बराबर, देखो 27 का मतलब है 3 की पावर 3, ठीक, और ये 2/3। अब इससे ये कट जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9, और 9 5 जा 45। तो बड़ी बूंद की टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी 45 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा सवाल बनेगा, ठीक। हाँ जी बताओ, डेंसिटी और विस्कोसिटी सेम नहीं हो जाएंगे इन स्टोक्स लॉ? मैं पूछता हूँ क्यों हो जाएंगे? दीक्षांत भाई आपके मन में अगर ये सवाल आया है तो ऐसा क्यों हो जाएगा बताइए। देखो डेंसिटी एक अलग चीज़ है, विस्कोसिटी एक अलग चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो। मुझे आप बताइए कि पारा चिपचिपा होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप मरकरी को अपने हाथ में रखोगे, मैंने दिखाया भी था, तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, और सभी लिक्विड्स में उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जबकि शहद को देखोगे तो शहद की डेंसिटी बहुत ना के बराबर है पारे के कंपैरिजन में, लेकिन विस्कोसिटी बहुत हाई है। तो मतलब दो चीज़ों को रिलेट क्यों करना है? हम ऐसा तब तो कहें जब हमें फील ना हो रही हों चीज़ें। यार विस्कोसिटी का मतलब है चिपचिपाहट। क्या पारा चिपचिपा होता है भैया? क्या पारा पकड़ने पे हाथ से चिपक जाता है? ऐसा तुम तब कहते तो अच्छे भी लगते जब मैंने दिखाया ही ना होता तुम्हें कुछ भी। ये एक जायज़ सवाल है, लेकिन उसके लिए जिसने इस क्लास को ध्यान से ना देखा हो, ध्यान से देखने पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रितेश बाबू पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल में सूत्र भी देते हैं। हाँ भाई रितेश, न्यूमेरिकल में जो है सूत्र भी देते हैं, और जैसे ना ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन मान लो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी है 30 मीटर पर सेकेंड, सी है 45 मीटर पर सेकेंड, और डी है 90 मीटर पर सेकेंड। तो जो आंसर सही होता है ना, जैसे इसका 45 है, तो इसको ना थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं, वो अलग कलर से देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पहचानने में। तो सूत्र भी मिल जाएगा
और जो उत्तर होता है ना उसको हाईलाइट करके दे देते हैं वो अलग कलर से। बस आपको क्या करना होता है कि जैसे गोला इसके सामने आ रहा है ना, तो बस गोले का ध्यान रखना है कि गोले पे गलत तीर ना लग जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम की टेंशन में आके ना उसको ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाते। ये जो तीर होता है ना, कर्सर होता है, आपने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, तो इसको इस पे ले जाके दबाना होता है। तो एग्जामिनर बस इसलिए पेपर दे रहा है कि कहीं आपको गलती से इसकी जगह ये ना टिक हो जाए बस। तो हमें पेपर देने में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो गोला है ना, माउस इस पे जाके, और कई बार बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो राइट क्लिक से ऑप्शन टिक होता है। आपने दिया होगा ना कोई ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन बहुत सारे बच्चे लेफ्ट से करने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी को नहीं करना। छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में चेक करता है वो आपको। अरे यार तुम, रितेश कैसी बात कर रहे हो यार। न्यूमेरिकल में सूत्र भी देगा। फिर क्या रह जाएगा यार सवाल में। चलो खैर, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मास्टर जी इस बात को तो यार बड़े आराम से बता देते। ये सच में आराम वाली बात नहीं है भाई। ये कैसे डाउट हो सकता है यार किसी का कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी देगा। चलो खैर, नहीं देता है न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, दे देगा तो फिर बचेगा ही क्या, है ना, फिर तो कैलकुलेशन बचेगी। चलो खैर, ये मजाक की बात थी। आगे चलें भैया, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो हम आगे चलें। फटाफट से थम्स अप करो। हाँ जी ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार, लाजवाब, वेरी गुड। अब सुनो, चलो चलो। देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और एक मुद्दा आता है। ये तो हमने एन बूंदों वाला पढ़ लिया। अब एक मुद्दा आता है, ये वो पूछेगा कि यार वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई एक बात बता, कि जैसे ना बहुत सारी चीज़ों में तुमने बताया कि हम बस उन्हें मान रहे होते हैं, असल में रियलिटी कुछ और होती है। मैंने पूछा कैसे? जैसे उसने कहा कि तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए लगता है, छोटी वस्तुओं के लिए भी लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा जो सूत्र है ना, तुम्हारा जो फॉर्मूला है, वो केवल छोटी चीज़ों के लिए वैलिड हो पाता है। यही तो बात थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है स्टोक्स के नियम में, तुमने बातें तो बड़ी बड़ी बता दी, लेकिन जब मैं रियलिटी पे आऊँ, वेक अप टू रियलिटी, जब मैं वास्तविकता पे आऊँ तो तुम बहुत सारे नियम कानून बताने लगो। मैंने कहा हाँ यार, ऐसा हर जगह पे है, लेकिन हर जगह पे हमें पढ़ना नहीं है। अब देखो, स्टोक्स साहब ने जब ये फॉर्मूला दिया था तो उन्होंने क्या क्या हमसे नियम कानून दिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो सवाल बनते हैं। तो स्टोक्स साहब ने कहा था कि यार जो तरल का विस्तार है ना, वो अनंत होना चाहिए। अनंत का मतलब क्या है कि लिक्विड की जो, मतलब जिस बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है ना, वो अनंत लंबाई का होना चाहिए बर्तन। क्योंकि अब आप कहो ना भैया यार हमारे पास तो कुल 4 मीटर का ड्राम है, पता चला 4 मीटर तक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रही। भाई हो सकता है, तुम क्या चाह रहे हो कि बॉल की जो वेलोसिटी है, बॉल का जो वेग है, वो कैसा होना चाहिए, एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि वो 30 मीटर के बाद जाके कांस्टेंट हो, जब बॉल 30 मीटर नीचे गिर जाए, और तुम्हारे पास तो 4 ही मीटर का ड्राम है, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि बस वेग, वेलोसिटी बढ़ रही है, बस वेग बढ़ रहा है, आपको थोड़ा ना घटता हुआ नजर आएगा या कांस्टेंट होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो बर्तन कैसा होना चाहिए भैया? अनंत होना चाहिए। उसके अलावा तरल का माध्यम समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर शुरुआत में शहद है तो शहद ही होना चाहिए नीचे तक। ऐसा ना हो कि बीच में दूध मिल गया फिर पानी मिल गया, यानी कि ऐसा ना हो कि उसकी विस्कोसिटी बार बार चेंज हो, ऐसा ना हो कि उसका जो श्यानता है वो बार बार चेंज हो, और वो श्यान होना चाहिए। विस्कस तो होना ही चाहिए भाई, विस्कस के बगैर तो ये बात बनेगी ही नहीं। अगर नॉन विस्कस लिक्विड है तो बॉल की वेलोसिटी हमेशा ही बढ़ती चली जाएगी। एक बार फटाफट से इन्हें पढ़ो और बताओ। खैर इनमें तो कोई बहुत मुश्किल चीज मेरे लिए नहीं है। ठीक है, अगली चीज। पढ़ लिया? अगली चीज देखो, अगली कंडीशन है कि जो तुम बॉल डाल रहे हो ना, गोलीय पिंड का मतलब जो भी तुम बॉल डाल रहे हो, ये भाई दृढ़ होनी चाहिए, ये रिजिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉल ही तुमने रबड़ की डाल दी, कि रबड़ की बॉल जो है शहद नहीं उसको पचका दिया, जरा सी डूबी शहद उसको ले मरा।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो है स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो अगर शहद उसे दबाए भी तो वो उसका विरोध कर सके। भाई शहद लोहे की बॉल को दबाएगा तो 100% विरोध करेगी करेगी यार, इसलिए तो मैं बार बार लोहे लोहे की बॉल कह रहा हूँ। उसके अलावा वो स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। भैया चिकनी ना होगी तो क्या होगा, खुरदरी होगी तो फिर वो ज्यादा रजिस्ट करेगी, वो ज्यादा विरोध करेगी अगर चिकनी नहीं होगी तो। ये चीजें सुनने में ऐसी लग रही होंगी यार क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल बनेगा, यूं सवाल बनेगा यहां से। अगला सवाल, गोलीय पिंड का आकार सूक्ष्म होना चाहिए। भैया इन बातों को बड़ा ध्यान से सुनो। गोलीय पिंड पढ़ लिया, पेपर में सवाल आया गोलीय पिंड का आकार कैसा होना चाहिए। भैया ये नहीं पढ़े थे यार, तो पढ़ो सूक्ष्म होना चाहिए होना चाहिए, है ना। अच्छा आगे, तरल माध्यम में पिंड का सीमांत वेग तरल के क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। देखो ये कह रहा है पिंड का जो सीमांत वेग है, यानी पिंड की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो तरल के क्रांतिक वेग से कम होनी चाहिए। यानी कि क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग होता है वो लिमिट, वो बाउंड्री जिसके बाद कोई भी लिक्विड टर्बुलेंट में बदल जाता है। अब पता चला लिक्विड तो पहले ही टर्बुलेंट पे जाने की कगार में है, तुमने उसमें पिंड डाल दिया तो पिंड पर विस्कस फोर्स और ज़्यादा लगेगा। अगर लिक्विड टर्बुलेंट हो गया जरा से में तो भाई फिर तो तुरंत ही क्या लगेगा, विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। तो तो वो कह रहा है कि लिक्विड जो है मोटा मोटी वो धारा रेखीय होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। तो फटाफट से थम्स अप करो। ठीक है, ये कंडीशन भी समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आपको एक बहुत शानदार से कंसेप्ट पे लेकर चलूंगा। सूरज भाई पूछो पूछो, यहीं पूछो, क्या बात है। ठीक है चलिए हाँ वार्म वाटर भी लेके बैठा हूँ भाई, उसी से थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है। चलिए आगे चलें। अब देखो वो आपसे पूछेगा एक और मुद्दा, एक बेहतरीन शानदार सा मुद्दा, और ये तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा क्या है। देखो मान के चलिए मेरे पास ना एक पाइप है और वो पाइप जो है ऐसी है, ऐसे करके, यानी कि वो यहां से पतली है और फिर मोटी होती हुई चली जाती है ऐसे करके। और यहां पर मान लो इसका एरिया है ए, ये है इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इसको मैं कह देता हूं छोटा ए, और यहां का जो एरिया है उसे मैं कह देता हूं कैपिटल ए। इसमें एक लिक्विड एंट्री लेता है, और लिक्विड एंट्री लेता है v वेग से, ध्यान से सुनते रहना। लिक्विड ने एंट्री ली वेलोसिटी v से, वेग v से, ठीक है। और यहां के लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो मान लो कैपिटल v है। तो देखो होता क्या है कि मान के चलो, मान के क्या चलो, ऐसा 100% होगा कि अगर मैं किसी एक निश्चित सेकंड में देखूं, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में देखूं, तो जितना आयतन पानी का मैं इधर से डालूंगा भैया उतना ही उधर से निकलेगा। जितना मैं एक साइड से पानी डालूंगा उतना बाहर लिक्विड निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सूरज भाई, मैं ना आपका स्क्रीनशॉट जो है टीम को दे देता हूं, और एक बार टीम आपसे चर्चा कर लेगी। मुझे लगता है आप ज़्यादा परेशान हो थोड़े, तो आपसे बात हो जाएंगी। ठीक है चलो, तो मैं कह रहा था कि एक सेकंड में जितना पानी का आयतन इधर डाला जाएगा, भाई एक सेकंड में इतना ही पानी का आयतन उधर से बाहर निकलेगा। सीधी बात है भाई, अगर मैं मान लो किलोग्राम की भाषा में समझ लूँ, इधर 10 किलो पानी डालूंगा तो उधर 10 किलो ही निकलेगा। लेकिन लिक्विड जैसी चीज़ें जो हैं, ठीक है सूरज मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन लिक्विड जैसी जो चीज़ें हैं ना, जो द्रव है, उसको किलोग्राम में सुनना अच्छा नहीं लगता। लिक्विड को सुनना हमेशा आयतन में अच्छा लगता है, वॉल्यूम वाइज सुनना अच्छा लगता है। तो मैं ये कहता हूं कि पानी का जितना आयतन पर सेकंड, हर सेकंड इधर से डलेगा, उतना ही उतने ही सेकंड में उधर से निकलेगा। तुम कहोगे यार सेकंड सेकंड काहे को चिल्ला रहे हो, सुनो, मैं ऐसे थोड़ा ना कह सकता हूं कि मैं डालते समय पानी का देख रहा हूं 5 सेकंड का,
और निकलते समय मैंने 2 सेकंड में देखा, तो ये तो अलग अलग ही आएगा हर 100% यार। 5 सेकंड में यहाँ जितना पानी डालोगे, जरूरी थोड़ी है कि 2 सेकंड में सारा निकल जाए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई मैंने 1 सेकंड तक पानी डाला, तो जितना पानी मैंने डाला उतना ही पानी 1 सेकंड में यहाँ से भी बाहर निकलेगा। ऐसे बीच के टाइम को मत सोचना, बस ये सोचना कि मैंने यहाँ डलते समय पानी देखा और निकलते समय पानी देखा, सेकंड समान है, समय समान है, बस ये बात मानो आप, है ना। तो हम ये कहते हैं कि पानी का जो आयतन है ना, मीटर क्यूब पर, मतलब ये मान लो कि पानी का आयतन प्रति सेकंड, आयतन प्रति सेकंड यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड, वो दोनों जगह के लिए बराबर होगा। और आयतन पर सेकंड को, या इसको हम फॉर्मूले में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला वाइज, कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये दोनों जगह सेम होगा। और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को हमने एक नया नाम दे दिया, आयतन प्रति सेकंड को हमने एक नया नाम दे दिया, और इंग्लिश में हमने इसको नाम दिया डिस्चार्ज, और हिंदी में हमने इसको नाम दिया प्रवाह। तो जब भी मैं ये कहूं कि द्रव का प्रवाह है, तो आप ये मानेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि पानी का आयतन 1 सेकंड में कितना गया है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा प्रवाह का, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मैं चीज चेक कर रहा हूं, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि वो दोनों वो दोनों जो है बराबर है एक दूसरे के, है ना। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहां पर डिस्चार्ज क्यू है, तो भाई यहां पर भी डिस्चार्ज क्यू होगा। अगर मैं इसको 1 पॉइंट कहता हूं, इसको 2 पॉइंट कहता हूं, तो 1 और 2 दोनों बराबर होंगे। भाई ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि Q1 जो है वो Q2 के बराबर होगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जितना वॉल्यूम 1 पर है और टाइम 1 पर लग रहा है, उतना ही वॉल्यूम 2 पर है और टाइम 2 पर लग रहा है। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं? तो भाई वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू लेंथ, है ना। और इसको भी क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू लेंथ। अब एक बात बताओ दोस्त, मेरे साथी मित्र सखा, कि लेंथ पर यूनिट टाइम को मैं वेलोसिटी कह सकता हूं। भाई वेग बराबर दूरी बटे समय, और ये भी वेग हो जाएगा दूरी बटे समय। तो मैं अगर इसको ऊपर लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि a1, और ये भी वेग है v1, और a2, और ये भी वेग है v2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि a1 v1 बराबर a2 v2? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर तुम मुझसे इसकी एक समरी पूछो कि भैया एक कंक्लूजन बता दो, आप कहना क्या चाह रहे हो, तो मैं दोस्त ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास एक पाइप है जो एक जगह से पतली है, एक जगह से मोटी है। अगर इसमें घुसने वाले, इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है, यहां घुसने वाले पानी की वेलोसिटी कम है, अच्छा अलग अलग होगी, सॉरी मैं कम ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अलग अलग होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। यार एक बात बताओ ना, 100 लोग हैं, लोग फिक्स हैं, तुम उन्हें इतनी जगह में चलाओ और फिर ज्यादा जगह में चलाओ या दौड़ाओ, तो वो कहां ज्यादा दौड़ेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। वो छोटी जगह में ज्यादा तेज दौड़ेंगे या बड़ी जगह में? तो आप कहोगे कि यार बड़ी जगह में, मतलब अब यार उल्टा मत ले जाना इसको, ऐसे समझो, चलो ऐसे समझो और गहराई में चलते हैं कि एक सेकंड, तो देखो ऐसा है कि एक छोटी जगह है, मैंने कहा इतने 100 लोगों को इतने ही समय में तो यहां से निकलना है, और एक बड़ी जगह है, 100 लोगों को उतने ही समय में वहां से निकलना है। तो छोटी जगह में लोग ज्यादा तेजी से चलेंगे और बड़ी जगह में लोग धीमे चलेंगे। मुझे पता था आप यही कहोगे कि खुली जगह में ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो खुल खुल के दौड़ेंगे। लेकिन अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, समय बराबर है। 100 लोगों को एक छोटी जगह में दौड़ाना है और उनको कहना इतने ही समय में पार करनी है, और बड़ी जगह को भी। तो छोटी जगह में से जो लोगों को ज्यादा तेजी से निकलना पड़ेगा ना, और बड़ी जगह में से तो ज्यादा लोग हैं, आराम आराम से निकलेंगे तो भी हो जाएगा। तो जहां एरिया छोटा होता है ना, वहां पानी की गति अपने आप बढ़ जाती है। अरे करके देख लेना यार, सिंपल, एक पाइप ले लेना, उसको पहले छोटा रखना फिर बड़ा रखना, तो तुम देखोगे जितना एंट्री वो तेजी से लेगा छोटी जगह पर, एग्जिट बड़ी जगह से करने पर स्लो हो जाएगा। ये लिख के दे रहा हूं मैं तुम्हें, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। और यहां सुनो, मैंने प्रेशर जैसी चीज का नाम भी नहीं लिया। तुम प्रेशर और वेलोसिटी को सेम समझते हो, लिख लो। तुम वेग को और दाब को सेम समझते हो,
तुम तो कह देते हो पानी की पाइप को दबा लेते हो और उसमें से पानी ज्यादा तेजी से निकलता है, ज्यादा वेलोसिटी से निकलता है। तुम क्या कहते हो, प्रेशर से निकल रहा है। भैया प्रेशर बहुत हो गया। अरे महाराज, तुमने प्रेशर के साथ कुछ नहीं किया यार, तुमने वेलोसिटी बढ़ा दी है, बस वेग बढ़ाया है। प्रेशर बताऊंगा क्या होता है प्रेशर के बारे में। अभी मैं प्रेशर वैशर कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं एक एक शब्द मेरा क्लियर है। मैं वेलोसिटी कह रहा हूं, वेग कह रहा हूं, प्रेशर नहीं। ठीक, तो पहली चीज तो ये। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया डिस्चार्ज दोनों जगह का बराबर है। तो पहली चीज तो ये है कि भैया डिस्चार्ज बराबर है। दूसरी चीज, डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि यार A1V1 बराबर है A2V2 के, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो है ये कांस्टेंट है भाई, डिस्चार्ज कांस्टेंट है। या मैं कह रहा हूं कि एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मैं कुछ भी कह सकता हूं यहां से। दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो इसका मतलब यही तो है कि ये कांस्टेंट है, कि भैया डिस्चार्ज कांस्टेंट है, वो नियत है। 1 सेकंड में जितना पानी मीटर क्यूब में यहां से आएगा उतना ही वहां से बाहर जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और इस पूरी कहानी को हम लोग बोलते हैं अविरलता का सिद्धांत। अविरलता का सिद्धांत यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहां से एक छुटकू सा सवाल बना देगा। कैसे सवाल बनाएगा, और ये बड़ा फेमस सवाल है, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है। मैंने गेट की तैयारी की, वहां भी ये सवाल आता है। हालांकि बहुत आसान सवाल है। ये कहेगा कि किसी जगह पर एरिया मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। किसी जगह पर एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो तुम कहोगे यार भैया एरिया और वेलोसिटी की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी 2 गुणा 20। तुम कहोगे सेंटीमीटर में काहे, मीटर में काहे नहीं चेंज कर रहे हो, दोनों ही सेंटीमीटर में ना, तो कट जाएंगे। यहाँ 10 इंटू वी, 10 से 2 बार 2 दूनी 4, तो v बराबर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ना, यहाँ वेलोसिटी 20 है और यहाँ कितनी हो गई 4, तो एरिया बढ़ने पर घट गई ना, एरिया बढ़ने पर वेलोसिटी जो है वो घट गई है, क्षेत्रफल बढ़ने पर वेग घट गया है। अजय भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त। ये तो मतलब की कंसेप्ट है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा ये v है ना, v, मैंने इसको 4 लिख दिया, ये है v। v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम। वो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि अगर आप ये लिख रहे हो कि A1V1 बराबर A2V2 है ना, एरिया इंटू V1 बराबर A2 इंटू V2, तो एरिया की जगह वो रेडियस दे देगा। तो एरिया क्या होगा, कौन सा एरिया है, ये है क्रॉस सेक्शन का एरिया। जैसे ये एक पाइप है ना, तो इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम, और ये वाला एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर इधर की रेडियस जो है वो R1 है, इधर की रेडियस R2 है, तो एरिया की जगह मैं पाई R1 का स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर लिख दूंगा, और पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर V1 और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर V2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो तो खैर घुमा फिरा के चाहे जैसे लिखे। अब यहां से एक बड़ा सवाल आता है कि ये किसके संरक्षण पर आधारित है, इस पूरी प्रक्रिया में किसका कंजर्वेशन रहा, इस पूरी प्रक्रिया में किसका संरक्षण हुआ। तो दोस्त इस पूरी प्रक्रिया में संरक्षण होता है द्रव्यमान का, मास का। हम ये मानते हैं कि जितना मास यहां से अंदर गया उतना ही बाहर निकला। तुम कहोगे ये तो होगा ही होगा, क्यों होगा, अगर मान लो यहां से पाइप फटा हुआ है तो तब ये चीजें ठीक नहीं होंगी, तब सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अविरलता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण। दिमाग में अच्छे से बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां तक हमारी हो गई हैं। अब हम इस चैप्टर में चलेंगे कल बर्नौली थ्योरम पर, बर्नौली साहब की प्रमेय पर, बहुत शानदार प्रमेय है, मजा आ जाएगा। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब आपके कुछ कमेंट्स। अक्षय भाई कह रहे हैं इट्स माय फर्स्ट कमेंट एवर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ। अक्षय भाई देखो आपका पहला कमेंट है, और पहला ही कमेंट मतलब ऐसा है कि जो केवल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब
आप इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि इस क्लास से हमें ये पता चल जाएगा कितना कंपटीशन है। ऐसा नहीं है, मैं बता ही दे रहा हूँ, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस भर्ती में जितनी वैकेंसीज हैं उतने से कहीं ज़्यादा बच्चा सीरियस है। तो आप ये मानो ही मत कि कितना कंपटीशन है। कंपटीशन का अंदाज़ा ना आप फॉर्म भरने की संख्या से लगा सकते हो, ना किसी चीज़ से। किसी भी भर्ती में ये सोचो ही मत कम फॉर्म भरे गए, ज़्यादा फॉर्म भरे गए। मैं तो कहता हूँ जितनी वैकेंसीज हैं उतने का 4-5-6 गुना बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीरियस है। 5-6 गुना तो मान ही सकते हो। 5 गुने का मतलब कितना है, 571 कुछ वैकेंसी है, तो 10,000। 5 गुने का मतलब 2500 बच्चा, 10 गुना मानो तो 10,000 बच्चा। आपको नहीं लगता कि 10,000 बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है ना? तो ये कभी भी अंदाज़ा मत लगाओ। रितेश भाई कह रहे हैं कमेंट नहीं करूँगा, मजाक बन गया। अरे यार रितेश भाई, देखो जो भी मेरी शब्द होते हैं ना, वो बस आपको थोड़े से समझाने वाले और हंसी मजाक में समझाने वाले होते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मैंने कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले, आपको तो स्पेशली यार, आप सब बिल्कुल मेरे भाई और बहनों की तरह हो। कभी एक कोई शब्द मैं दिल से ऐसा नहीं बोलता जो आपको हर्ट करे। वो उस समय पर आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन वो होता आपके फायदे का ही है। तो मेरी तो कभी बात करे ऐसा मत लेना, खूब कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है यार अपने सवालों के साथ में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल के जवाब में समझा ही तो रहा हूँ, लेकिन कम से कम फिर तो वो आपकी समस्या नहीं रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी क्लास रही। आपकी क्लास में समय का पता ही नहीं चलता। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू सर। माई हार्ट इज बीटन सो बैडली। अक्षय भाई, हार्ट बीटन बैडली कर रहा है कंपटीशन में आके भी? क्यों भैया, अगर कंपटीशन में घुस के भी आपका हार्ट बीटन कर रहा है बैडली बैडली, तो भैया अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है यार। मतलब पता है कंपटीशन की तैयारी ना ऐसी होती है कि आपको ना सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा। हर एक गुण आपके अंदर होना पड़ेगा। आपको मेहनती आपको होना चाहिए, समझदार आपको होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, बेइज्जती सहकर भी दोबारा सब कुछ शुरू करने वाला आपको होना पड़ेगा, धैर्यवान आपको होना पड़ेगा। मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैंने तो किया है भाई। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए एक गुण की आवश्यकता नहीं है, आपको वो सारे गुण लाने पड़ेंगे जिन्हें लाने के बाद में एक व्यक्ति सफल बनता है, जिन्हें लाने के बाद में एक व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है। और शायद यही सरकार की डिमांड है। और मतलब मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है वो ये है कि भाई आप 100% इंसान हो। सच में बता रहा हूँ मैं, हालांकि 100% कुछ होता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी वाकई में हम बनाते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट्स ही होती हैं, जिनको अगर हमें सरकारी नौकरी की तैयारी हम ना करें तो वो शायद गुण हमारे अंदर कभी नहीं आ पाएंगे। वो अच्छे गुण होते हैं जो केवल यहाँ आ जाते हैं। इतना पेशेंस जिसने सिलेक्शन लिया है, उसके जितना पेशेंस एक सामान्य आदमी में कभी भी नहीं हो सकता। उसके जैसी मेहनत, उसके जैसा त्याग वाकई में किसी के अंदर नहीं हो सकता। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से रिवाइज करके आओ, कल फिर एक शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बाय बाय।